होम फर्स्ट फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था एफआई 26 के लिए। तो फर्स्टली बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का शुरुआत में गाइडेंस था 25 से 30% से लोन बुक को ग्रो करने का। बट क्वार्टर टू के अंदर कुछ ना कुछ एसेट क्वालिटी में दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस को घटा के लगभग 25% के आसपास में कर दिया था। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा। अब जो एक्चुअल नंबर आए हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के क्वार्टर फोर के भी और एफआई 26 के होल के भी, उनको एक बार डिटेल में गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करी गई है, उसको एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लाइक फिर उस पूरी प्रेजेंटेशन को हम लोग अच्छे से गो थ्रू करेंगे एंड सारे फॉर्मेट को एक बार अच्छे से लाइक एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो फर्स्टली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हम लोग जो भी किसी बैंक को ट्रैक करते हैं या फिर किसी एनबीएफसी को ट्रैक करते हैं कि उसकी एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है लाइक इनका जो यू कैन से 30 प्लस डीपीडी का नंबर और लाइक उनकी एसेट क्वालिटी ग्रॉस थ्री, यस ये रही है ग्रॉस स्टेज 3 जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे क्यों उनकी बेसिस पे 20 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे अच्छा यू कैन से संकेत है इस कंपनी की तरफ से, बिकॉज क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी की एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी एंड उसके बाद में इनकी जो 30 प्लस डीपीडी के नंबर थे वो भी इंक्रीज हो गए थे। ऑल्दो क्वार्टर थ्री की रिजल्ट के अंदर इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर था थोड़ा स्टेबल आता हुआ दिखाई दे रहा था एंड एसेट क्वालिटी भी थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रही थी। तो मैनेजमेंट ने क्वार्टर थ्री की कॉल के अंदर बोला था कि हमारा जो एसेट क्वालिटी क्वार्टर फोर के अंदर अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा एंड साथ में जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। तो यदि बात करें 30 प्लस डीपीडी के नंबर के बारे में, तो वो भी यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि क्यों उनकी बेसिस पे 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो कंसर्न्स होम फर्स्ट फाइनेंस के क्वार्टर टू में रेज हुए थे, वो यहाँ पे सोल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है जब किसी एनबीएफसी या बैंक की एसेट क्वालिटी का कंसर्न सोल्व हो जाता है, उसके बाद में वो बैंक या एनबीएफसी फोकस करती है अपनी लोन बुक को यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कराने को लेके एंड बाद में अच्छे खासे डिसबर्समेंट भी करती है। तो चलो देख लेते हैं इनका लोन बुक के ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। लोन बुक ग्रोथ से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका जो फ्रेश डिसबर्समेंट हुआ है क्वार्टर फोर के अंदर किस तरह से गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्यून बेसिस पे इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट है वो यहाँ पे लगभग 19% से ग्रोथ किया है। मतलब एफआई 26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट हुआ करता था लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। बट क्वार्टर 4 के अंदर जैसे इनको मैनेजमेंट को लगा कि हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी खासी यहाँ पे इंप्रूव हो गई है, तो इन लोगों ने क्वार्टर 4 के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा लोन का डिसबर्समेंट स्टार्ट कर दिया है। एंड जो यहाँ पे अच्छा खासा लोन का डिसबर्समेंट हो रहा है और एफआई 27 के अंदर कंटिन्यू रहेगा, तो एफआई 27 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है। बात करें इनके लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ की है एंड क्यों की बेसिस पे इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 6.5% के आसपास में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जो मैनेजमेंट की रिवाइज गाइडेंस थी कि 25% से लोन बुक को ग्रो करने वाली, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं 25% के आसपास वाली। अब लेट्स सी जो लेटेस्ट कॉन कॉल होगी उसमें एक बार हमें पता लगेगा कि लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे एफआई 27 को लेके अपनी लोन बुक को किस रेट से ग्रोथ करने का यहाँ पे गाइडेंस देगी। बात करें बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में, तो इनका जो ओपेक्स टू एसेट्स वाला पार्ट है उसके अंदर ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लाइक यू कैन से एनबीएफसी को ऑपरेटिंग लेवरेज नॉर्मली मिलता है। बात करें स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, मतलब जो इनका लोन पे यील्ड होता है माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होता है, वो यहाँ पे लगभग यू कैन से 10 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे घटा है, जो एक थोड़ा नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। बट इस एनबीएफसी का यू कैन से क्वार्टर वन के अंदर इस एनबीएफसी ने अच्छा खासा अमाउंट रेज किया था क्यूएपी के द्वारा, उसके बाद में इनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई थी, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी कम हो गए थे अच्छे खासे, और उसकी वजह से इस एनबीएफसी ने यू कैन से अपने जो होम लोन वाले कस्टमर्स हैं जो लाइक डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं कि यू कैन से इंप्रूवमेंट हुआ रेपो रेट में, तो वो डायरेक्टली पास ऑन करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को, उसके कारण इनका स्प्रेड भी यहाँ पे थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो इनका प्रॉफिट वाई यहाँ पे लगभग 43% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे इनका क्यून की बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है एंड 4.1% का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे करंटली जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 14% के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो हमने कंप्लीटली बात करी यू कैन सी होल क्वार्टर फोर के बारे में। एक बार एफआई 26 कैसा गया एफआई 25 के कंपैरिजन में, उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो अराउंड यू कैन से 25% के आसपास में ग्रोथ हुई है। बात करें फ्रेश डिसबर्समेंट के बारे में, तो यहाँ पे लगभग 13% से ग्रोथ किया है। एंड एसेट क्वालिटी तो चलो एसेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्यों की बेसिस पे ही इसका ज्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंस होता है। बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है 40 बेसिस पॉइंट से। एंड बात करें रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे लगभग 80 बेसिस पॉइंट से इनका रिटर्न इक्विटी कम हुआ है। इनका एफआई 25 का जो एग्जिट रिटर्न ऑन इक्विटी था यू कैन से वो लगभग 17% के आसपास में था, 16.8 16.9% के आसपास में था। यहाँ पे कम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज इस एनबीएफसी ने क्वार्टर वन के अंदर क्यूआईपी के द्वारा अराउंड 1200 करोड़ रुपए के आसपास में अपना अमाउंट रेज किया था। एंड आपको पता है जब इक्विटी कैपिटल बढ़ता है तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे कम दिखाई देता है।
तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा है। ऑल्दो क्वार्टर 4 के अंदर इनकी जो एग्जिट रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे कंसिस्टेंटली 14% के आसपास आ चुकी है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी अपकमिंग ईयर्स के अंदर इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी वापस लाइक 15-17% के आसपास में पहुंच जाएगी। अब इस एनबीएफसी के जो बाकी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे शेयर किए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने की एक कोशिश करते हैं। तो एक बार फर्स्टली बात करते हैं ये तो चलो इन लोगों ने शो किया है कि इनका डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गया लाइक कस्टमर्स का कलेक्शन अच्छा खासा यू कैन से डिजिटल ऐप के थ्रू आ रहा है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग लाइक यू कैन से बिजनेस के लिए कि इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है डिजिटल मीडियम के द्वारा इनका अच्छा खासा अपना ऑपरेशन चल रहा है। बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में बात करें तो लाइक एक बार बात कर लेते हैं यू कैन से इनका स्प्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक इनका कंसिस्टेंटली लोन पे यील्ड क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे इस कंपनी का स्प्रेड क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका कंसिस्टेंट जो लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे लगभग 1 साल पहले 13.5% के आसपास में था। वो बाद में घटा बिकॉज़ रेपो रेट आपका कम हुआ तो डेफिनिटली इनको भी अपने कस्टमर्स को जो हाउसिंग लोन के कस्टमर है उनको पास ऑन करना पड़ा। तो जो इनका लेटेस्ट यू कैन से लोन पे यील्ड था वो 13.2% के आसपास में था एंड जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगभग 8.5% के आसपास में था, 8.40% के आसपास में था एंड करंटली कितना शो हो रहा है 7.9% के आसपास शो हो रहा है। तो ये देखो ना इनका जो लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे कम मतलब यू कैन से 30 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है जबकि इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो यहाँ पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम हुआ है। इसका मतलब जो इनका स्प्रेड यहाँ पे बढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक 1 साल पहले इनका जो स्प्रेड हुआ करता था 5% के आसपास में हुआ करता था एंड करंटली जो इनका स्प्रेड बन रहा है यहाँ पे 5.3% के आसपास का बन रहा है एंड ये सबसे बड़ा रीजन है इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था वाई बेसिस पे। एंड यदि बात करें आपके कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर नजर आ रही है। ऑल्दो सितंबर के महीने में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर थोड़ा डिप आ गया था बट उसके बाद में यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है करंटली लगभग 99% के आसपास में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंच चुकी है। And जब कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी खासी रिकवर हो जाती है तो इनकी एसेट क्वालिटी भी रिकवर हो जाती है। यस जो इनके एसेट क्वालिटी वाला पार्ट भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो भी यहाँ पे लाइक क्वार्टर 3 के अंदर पीक आउट कर गया था और क्वार्टर 4 के अंदर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया है और इसके इसका लाइक आउटपुट कैसे आता है ग्रॉस एनपीए का यहाँ पे 1 प्लस डीपीडी के नंबर से आता है और साथ में 30 प्लस डीपीडी के नंबर से आता है। तो जो मैं आपको बता दूं 1 प्लस डीपीडी क्या होता है कि लाइक ईएमआई चुकाने की डेट सपोज करो मेरी आज 6 मई थी यदि मैंने आज 6 मई को ईएमआई नहीं चुकाया है मतलब 7 मई हो चुका है इसका मतलब मेरा 1 प्लस डीपीडी हो गया है और लेट्स से मेरी 6 मई की ईएमआई डेट थी और मैंने 6 जून तक उस किस्त को नहीं चुकाया दैट इज कॉल्ड 30 प्लस डीपीडी का नंबर। तो जो इनका 1 प्लस डीपीडी का नंबर है वो भी यहाँ पे पीक आउट कर गया था सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर उसके बाद में इंप्रूवमेंट हुआ था लाइक क्वार्टर 3 के अंदर एंड क्वार्टर 4 के अंदर तो इनका जो 1 प्लस डीपीडी का नंबर अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है लगभग 60 बेसिस पॉइंट से एंड यदि बात करें 30 प्लस डीपीडी के बारे में वो भी यहाँ पे यू कैन से अच्छा खासा इंप्रूव हुआ आपका लाइक यू कैन से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर 3.7 से घट के 3.2% आ गया। मतलब यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो एसेट क्वालिटी को लेके इश्यू आया था इस वाले एनबीएफसी को इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को वो यहाँ पे कंप्लीटली सोल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि क्वार्टर 4 के अंदर इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपना डिसबर्समेंट क्यून के बेसिस पे 19% से ग्रोथ कराया है। आप ये कर सकते हो लाइक यू कैन से ये कंपनी फिर से अपने वापस ग्रोथ फेज के अंदर जा सकती है। अब कुछ और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ऑल्दो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे आई थिंक डिस्कस हो गए हैं। लेट्स सी कुछ और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर पॉइंट्स हैं तो एक बार उनको डिस्कस कर लेंगे। हमने ऑलरेडी बात कर ली है रिटर्न ऑन एसेट की रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी का आपको मैं बता रहा था कि लाइक एफआई 25 के बाद में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 16.5% के आसपास में था एंड क्वार्टर 4 एफआई 25 का इनका एग्जिट जब कर रहे थे क्वार्टर 4 से उस टाइम पे इनका आरओई लगभग 17% के आसपास में था बट वो आरओई इनका घट गया था बिकॉज इन लोगों ने जैसे क्यूआईपी से फंड रेज किया था तो मतलब उसी कारण से तो मैनेजमेंट यहाँ पे बोला भी है कि यदि हम लोग क्यूआईपी से पैसा रेज किया उसको यदि एक्सक्लूड कर दें तो हमारा क्वार्टर 4 एफआई 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 17.5% के आसपास में रहेगा बट उसको हम लोग नहीं मान सकते बिकॉज जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है मतलब फॉल्स नंबर्स को अपन क्यों ही कंसीडर करें। बट ठीक है मैंने यहाँ पे जस्ट समझाने की कोशिश करी है कि लाइक वो क्यूआईपी से पैसा रेज किया था उसकी वजह से इनका इक्विटी कैपिटल बढ़ गया था तो इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम हो जाएगा। सो ये हमने डिस्कस कर लिया बाकी के कुछ और पॉइंट्स यदि इनके हैं तो उनको भी देख लेते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी लाइक और क्या क्या पॉइंट्स इनके यहाँ पे बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में परसेंटेज के रूप में लेट्स सी कितना गया। यस इनका क्वार्टर 4 के अंदर इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट गई है 0.4% के आसपास में गई है एंड क्वार्टर 3 के अंदर 0.4 थी वो लाइक तो आप यहाँ पे ओवरऑल देखो लाइक इनका किसी क्वार्टर के अंदर इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 0.3% के आसपास में था और क्वार्टर 2 के अंदर इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के लगभग 0.5% के आसपास चला गया था बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया था कि हमारा जो रेंज है 0.3% से 0.4% का उसके बीच में ही रहेगा और देयर इज पॉसिबिलिटी एफआई 26 का हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ पे लगभग यू कैन से 0.4% के आसपास में रह सकता है हमारे रेंज का हायर वाला पार्ट के रूप में। तो हाँ यहाँ पे एफआई 26 के अंदर इनका जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट रहा है लगभग 0.4% के आसपास में रहा है।
तो यहाँ पे साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ठीक है, हमने ओवरऑल एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के। एज़ सच कोई पॉइंट्स बचा नहीं है, राइट? सो एक ये हमने डिस्कस करे होम फर्स्ट फाइनेंस के यू कैन से क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स देख के क्लियरली ये लग रहा है कि ठीक है, जो एक बार एसेट क्वालिटी का इश्यू आया था इस बार एनबीएफसी को क्वार्टर 2 के अंदर, लाइक ऑल्दो इन लोगों ने रीजन दिया था कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं, उसकी वजह से लाइक यू कैन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इनके कुछ-कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, लाइक सूरत वाला हो गया, कानपुर वाला एरिया हो गया, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की जॉब पे इम्पैक्ट हुआ था, उसके कारण हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी। तो उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ-साफ वो इम्प्रूव भी हो गई है एंड ये वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वापस बैक ऑन द ट्रैक आ गई है अपने लोन बुक को यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए। एंड ये रीजन है लाइक क्वार्टर 4 के अंदर इनके डिसबर्समेंट भी यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ कर रहे हैं। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा चुकी है और यू कैन सी लोन बुक की ग्रोथ में इनकी लगभग 25% के आसपास में डिलीवर हुई है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी क्वार्टर 2 की कॉन कॉल के बाद में। तो जो इनका रिवाइज गाइडेंस था उसको यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवर किया है। उसमें ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं यदि हमारी बाकी की सारी चीजें अच्छी डिलीवर होती है, हमें लगता है यार बिजनेस इस कंपनी का सही डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो हम उस कंपनी की वैल्यूएशन एनालिसिस भी यहाँ पे अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 3.2 या 3.1 की प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप ये देखो लाइक जब इनका क्रेडिट कॉस्ट का इश्यू आया था, मार्केट में करेक्शन चल रहा था मार्च के महीने में, तो इसका स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट भी कर गया था। इसका प्राइस टू रेशियो लगभग से 2.5 2.6 के आसपास पहुंच गया था। तो उस टाइम पे 25% की लोन बुक ग्रोथ करने वाली एनबीएफसी जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, जिसकी लोन बुक के अंदर लगभग 83% पार्ट होम लोन से बिलोंग करता है और लाइक 17-18% पार्ट इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। तो उस तरह की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए यू कैन से 25% से ऊपर लोन बुक ग्रोथ करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इसका वैल्यूएशन 2.5 2.6 के आसपास मिल रहा था मार्च के महीने में। वो बहुत अच्छा टाइम था एक्युमुलेट करने के पर्सपेक्टिव से। मैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, थोड़ा अभी चीजें वापस क्लियर हुई हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे यू कैन से वापस रिबाउंस लिया है, फिर से दौड़ा है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, उनके स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए थे और अभी रिसेंट अप्रैल के महीने में यू कैन से अच्छा खासा उनमें रैली दिखाई दिया है। इसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक भी लगभग 900 रुपए के आसपास पहुंच गया था, वहां से दौड़ के लगभग अभी 1200 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ठीक है, मतलब वैल्यूएशन के अंदर थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, बट हाँ, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये रिजल्ट देख के ये लग रहा है कि यार एफआई 27 के अंदर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अच्छे से अपना यू कैन से लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। तो यू कैन सी एफआई 26 का क्वार्टर 4 इनका बहुत अच्छा एग्जिट गया है एंड ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स बहुत अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दी है। हाँ, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो कि यार ऑलरेडी इस कंपनी का स्टॉक यू कैन से 3.2 3.1 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, तो किसी पर्सन के लिए वो थोड़ा ए लिटिल बिट यू कैन से थोड़ा यू कैन से एक्सपेंसिव बन सकता है। बट हाँ, यू कैन से यदि 25 से 30% की लोन बुक की ग्रोथ होती है, 100% सिक्योर्ड बुक होती है, तो उस एनबीएफसी का स्टॉक नॉर्मली लगभग यू कैन से 2.5 के प्राइस टू रेशियो के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल जाता है। बट हाँ, थोड़ा यू कैन से महंगा वैल्यूएशन है होम फर्स्ट फाइनेंस का। यदि इसको आप यदि इंडिया शेल्टर से कंपेयर करोगे, तो इंडिया शेल्टर वाले केस के अंदर आप देख लो, लाइक उसका लोन बुक का ग्रोथ रेट भी मैनेजमेंट ने गाइड किया 25 से 30% के बीच में और लाइक उसका जो क्वार्टर 4 का एग्जिट रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के आसपास में है एंड उसका जो स्टॉक है लगभग 2.8 2.9 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो हाँ, होम फर्स्ट फाइनेंस के कंपैरिजन के अंदर यू कैन से इंडिया शेल्टर वाले के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यू कैन से लोन बुक ग्रोथ भी बेटर दिखाई देती है एंड साथ में यू कैन से जो इनका जो आपका यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कंफर्ट आता है इंडिया शेल्टर वाले केस के अंदर। तो इन समरी लाइक यदि होम फर्स्ट को इंडिया शेल्टर से कंपेयर करें, तो तीनों चारों पैरामीटर पे भले आप बात कर लो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, भले आप बात करो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से या फिर भले आप बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, मेरे को बेटर कंफर्ट आता है इंडिया शेल्टर के साथ में रादर देन होम फर्स्ट के कंपैरिजन में। बट हाँ, यदि किसी को यू कैन से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को प्ले करना है और यदि किसी को एक सिंगल प्लेयर पे यू कैन से अपना डिपेंडेंस ना रख के मल्टीपल प्लेयर के साथ जाना है, तो यहाँ पे दोनों प्लेयर को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगेन ये होम फर्स्ट फाइनेंस को लेके मैंने जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, आप लोग अपना खुद का एनालिसिस करना, जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है या फिर नहीं रखना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। सो बस मेरा तो इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख पाओ, आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन सको एंड खुद के पोर्टफोलियो को डिसीजन इंडिविजुअली खुद से इंडिपेंडेंटली अच्छे से ले सको।